नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ नहीं कर पाएंगे हवाई सफर। घरेलू विमानन कंपनियों ने काली सूची में डाला नाम। पुणे जाने की 2 टिकटें रद्द। राज्यसभा में उठा पिछड़ा आयोग खत्म करने का मुद्दा। विपक्ष ने बताया आरक्षण हटाने की साजिश। सरकार ने नकारे आरोप। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की 5 दिन पुरानी हड़ताल खत्म। कल से काम पर लौटने का ऐलान। हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद फैसला। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। ईवीएम की जांच और एफआईआर की मांग खारिज। अमेरिकी वीजा के लिए कड़े नियम। 15 साल के रोजगार और रिहाइश का ब्यौरा जरूरी। बीते 5 साल के फोन नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देना होगा अनिवार्य। और आइए देखते हैं पहली खबर। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ अब एयरलाइन से सफर नहीं कर सकेंगे। विमानन कंपनियों ने उन्हें काली सूची में डाल दिया है। 2 एयरलाइंस ने उनकी आज की टिकट रद्द कर दी है। लोकसभा स्पीकर ने भी सांसद के व्यवहार को गलत बताया है। विपक्षी दलों ने भी कर्मचारी से मारपीट की निंदा की है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ विमानन कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया समेत 5 कंपनियों की उड़ानों में अब गायकवाड़ सफर नहीं कर पाएंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस यानी FIA ने शुक्रवार को यह फैसला किया। जेट एयरवेज के अलावा इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर FIA के सदस्य हैं। He cannot fly on all these FIA airlines, including Air India. It's because it's a passenger safety is very important for us. Keeping the passenger safety in mind, so that's been kept. It's been blacklisted. है जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो आरंभ हो चुका है। एयर इंडिया ने कंप्लेंट दर्ज किया है और पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। एयर इंडिया ने शुक्रवार को रविंद्र गायकवाड़ की पुणे की रिटर्न टिकट रद्द कर दी। इसके बाद सांसद ने इंडिगो से टिकट बुक की, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सांसद के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। जहां हम जिम्मेदार पोस्ट पे रहते हैं, वहां तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर वो जिम्मेदार पोस्ट कोई भी हो, तो जिम्मेदारी हरेक की बढ़ जाती है और इसलिए हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए। राजनीतिक दलों ने भी रविंद्र गायकवाड़ के व्यवहार को अनुचित माना है। MP should be behave. They should behave carefully and politely, and same time the other staff should also behave. They should also behave very courteously. कमेटी ने भी इस मामले को मुद्दा लेना चाहिए, क्योंकि इससे केवल उनका सवाल नहीं है, सारे संसद के बारे में एक बदनामी होती है। लोगों को लगता है कि सारे संसद में लोग इसी तरह के बैठे हैं और इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद रविंद्र गायकवाड़ अब भी माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। अरे केस का क्या सवाल है, जामीन लेगा ना मैं। क्या एक्ट देखूंगा, हमारे लॉयर देखेंगे, हमारा पार्टी देखेंगे, हमारे उद्धव साहब ठाकरे देखेंगे। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ गुरुवार को पुणे से दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान सीट को लेकर उनकी एयर इंडिया के कर्मचारी सुकुमार के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट की। एयर इंडिया ने इस मामले में पुलिस के पास 2 शिकायत भी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सांसद महोदय की जिस तरीके का व्यवहार रहा है और उसके बाद किस तरह के विकल्प हैं और संसद के अंदर व्यवहार को लेकर क्या कोई दिशा निर्देश या फिर कुछ परंपराएं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य साहब हैं। आपका स्वागत है आचार्य साहब। ये पूरा मसला जिस तरीके से सामने आया है बेहद शर्मिंदा करने वाला है। जनप्रतिनिधि के नाम पर जनता के साथ ही अगर इस तरह का व्यवहार होगा, चारों तरफ इनकी निंदा हो रही है। किस तरीके से, अगर मैं एथिक्स को लेकर या फिर सांसदों के व्यवहार को लेकर कोई गाइडलाइन संसद में, पार्लियामेंट में कुछ इस तरह की है या फिर कुछ परंपराएं हैं उनको लेकर? देखिए ना, एथिक्स का जहां तक ताल्लुक है,
लोकसभा की एथिक्स कमेटी है और इस कमेटी ने कई बार रिपोर्ट भी दे दिया है और एमपीज को जो आचरण के बारे में उसके कई पहलू है उनके बारे में इन्होंने कई बार रिपोर्ट दिया है। लेकिन अभी ये जो घटना घटी है इसमें एक एमपी ने एक एम्प्लॉय को पीटा है। आई मीन जैसे पेपरों में आया है जी, मैं उसी के बेसिस पर कह रहा हूं। ये एक क्रिमिनल केस है। ये असॉल्ट किया है किसी एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को। तो ये एक असॉल्ट है, ये क्रिमिनल फोर्स यूज किया है और एक क्रिमिनल एक्ट है ये। तो क्रिमिनल एक्ट जब होता है तो उसका उस पर एफआईआर होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और केस चलता है इसके ऊपर। देखिए ना, ये एमपी हो या एक आम आदमी हो, कानून की दृष्टि में बराबरी है इनकी। एमपी का कोई प्रिविलेज नहीं है कि किसी को पीटे, चाहे कुछ भी हो। एमपी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल है, जनता के प्रतिनिधि है और जनता के प्रतिनिधि के होने के नाते उनका आचरण ऊंचा होना चाहिए, मुझे ऊंचे स्तर का होना चाहिए। ये है और नॉर्मली ये होता नहीं है। मेरे 40 साल के जो एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट में उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एमपीज का आचरण हमेशा ऊंचे स्तर का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जो एक्सेप्शंस भी नजर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कानून है, कानून और व्यवस्था है, तो उसमें कानून के अंदर जो एक्शन लेना है वो तो लिया जाना चाहिए। लेकिन अचाई साहब, जो एक मामला है संसद के अंदर, क्योंकि सदस्य हैं, और सबसे कमाल या मैं कहूं कि अचरज करने वाली बात यह है कि सांसद महोदय कैमरे के सामने भी इस बात को स्वीकार करते रहे कि उन्होंने पिटाई की है, उन्होंने इस तरीके का बर्ताव किया। उन्हें कोई इसको लेकर कोई मैं कहूं कि शोभ भी नहीं था कि उन्हें कोई लग रहा हो कि शायद उनसे कोई गलती हुई है। और ऐसे में क्या संसद की कोई कमेटी है जिसके सामने इस तरह के मामले ले जाए जा सकते हैं? संसद स्वमोटिव एक्शन ले सकता है, कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है, या फिर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो एक अलग है? देखिए ना, इसके दो पहलू है। एक तो क्रिमिनल एक्शन है और उसके लिए तो क्रिमिनल केस तो चलेगा ही और उसमें कोई प्रिविलेज या कोई इम्यूनिटी तो है नहीं। और दूसरी बात है जो कमेटी पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है वो देखेगी, वो तो उसके आचरण का विश्लेषण करेंगे और उस पर जो वो कुछ रिकमेंडेशन दे देंगे वो अलग बात है वो तो। लेकिन यहाँ तो जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है, क्रिमिनल केस है ये, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। और ऐसे में जो जिस पार्टी के भी सांसद हैं, क्या आपको लगता है या फिर इस तरह की परंपरा की पहले याद पड़ती, उन पार्टियों ने स्वतः आगे बढ़कर कार्रवाई की हो, ना कि इंतजार किया हो कि कानूनी प्रावधान क्या है और कानूनी केस जो होगा उसका फैसला आएगा? देखिए ना, ये पार्टी के द्वारा एक्शन लिए जाने का जो की बात है वो मेरे ख्याल से वो तो होता नहीं है, नॉर्मली होता नहीं है। हालांकि वो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, वो सारी चीजें होती रहती है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने देखा है। तो इसलिए उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं है। बाकी तो पार्लियामेंट की कमेटी जा सकती है इसके आचरण में, उसकी तहकीकात कर सकते हैं और उस पर शायद रिपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन उसके आगे फिर क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में तो कोई बात स्पष्ट नहीं है। खैर वो तो डिपेंड होता है किस तरह का रिपोर्ट वो कमेटी देती है और पार्लियामेंट क्या कर सकता है इसके बारे में। एक क्रिमिनल केस है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और पार्लियामेंट का जहां तक पार्लियामेंट को जो एक्शन लेने का जो सवाल है उस पर मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ऐसा कोई एक्शन शायद ले नहीं सकेगा, क्योंकि पार्लियामेंट कि जो आज अंदर लगातार बयान आए, अलग अलग सांसदों ने जो राय रखी, वो सभी नाराज थे और इस बात से भी आहत थे कि
इस एक केस के जरिए जो सभी दूसरे राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी इमेज, उनकी भी जो मैं कहूं कि छवि, उसको एक गहरा आघात पहुंचता है। और ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और सामूहिक तौर पर उनकी एक राय थी कि संसद की ओर से इस पर कुछ किया जाना चाहिए। मैं उस लिहाज से जानना चाह रहा हूं कि क्या अधिकार कुछ इस तरह के हैं संसद के पास या फिर किसी कमेटी के पास इन सांसद महोदय के खिलाफ किसी तरह का कोई एक एक्शन लेने का, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी प्रावधान जो बचता है वही है? देखिए ना, हाउस का जहां तक ताल्लुक है, हाउस इसके आचरण के बारे में सर्टेनली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन कहां तक हाउस किस हद तक जा सकता है इसके बारे में देखो, ऐसा है, ये आचरण गलत आचरण है, मिसकॉन्डक्ट है और किसी पब्लिक आई मीन जो एयर इंडिया के जो ऑफिशियल उसको असॉल्ट किया है। अब उसकी शायद हाउस उसको कंडेम कर सकता है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होगा कुछ, और कोई ज्यादा एक्शन मेरे ख्याल से वो ले नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है वो तो क्रिमिनल जी वो एक कानूनी जो मामला है वो आगे अलग एक्शन होगा जो भी है जी। और लेकिन संसदीय जो परंपराएं हैं, फिर जो अधिकार उस लिहाज से आप कह रहे हैं कि कंडेम कर सकता है सदन, लेकिन उससे ज्यादा बहुत अधिकार ऐसे मसलों को लेकर नजर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष ने सरकार पर अन्न पिछड़ा आयोग को खत्म करने का आरोप लगाया है। इस बार सदन में कई बार अवरोध हुआ, से लेकर हालांकि सरकार ने सफाई दी कि देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को पहले की तरह संविधान के प्रावधानों के तहत रिजर्वेशन जारी रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आयोग बनाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदन में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यादव, कुर्मी, लोधा और कुशवाहा जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची से हटाना चाहती है। बैकवर्ड क्लास कमीशन को तो खत्म कर दिया और उसकी जगह एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास कमीशन एक का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये इतनी बड़ी साजिश है। सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हिंदुस्तान की आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं कि इसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज को उससे बाहर लाना चाहते हैं। सदन में मौजूद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विपक्ष की चिंताओं को गैर वाजिब बताया। उन्होंने दावा किया कि नई संस्था बनने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का निपटारा बेहतर तरीके से हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार ये बात स्पष्ट कर दी है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण जारी रहेंगे। हम जनसंघ के समय से आज तक इसके पक्षधर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। विपक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू और बीएसपी के सदस्य वेल में आ गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सहमति दी है। नई संस्था पिछड़ा वर्ग के दायरे में अन्य समूह या जातियों को शामिल करने या निकालने पर फैसला करेगी। इसके लिए संसद में जल्द ही संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि आधार कार्ड न होने पर भी स्कूलों में बच्चों का मिड डे मील मिलता रहेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि ज्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड है और बाकी को भी जल्द मुहैया करा दिए जाएंगे। इस बीच जिन बच्चों का आधार में पंजीकरण नहीं हो पाया, उन्हें राज्य सरकारें विशेष नंबर जारी करेंगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आधार से लिंक करने के बाद से मिड डे मील योजना में होने वाली गड़बड़ी कम हुई है। किसी को भी मिड डे मील से छात्रों को वंचित नहीं रखा जाएगा। सबको मिड डे मील मिलेगा और सबको आधार कार्ड भी मिलेगा। बहुत छात्रों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको वहां सुविधा भी दी जाएगी। अगर जिनके पास वहां सुविधा भी नहीं है, वहां राज्य सरकार एक उनको यूनिक नंबर देगी। और ये पहल शुरू होते ही जो छात्रों का बोगस नाम रजिस्टर करके चोरी करते थे, उसमें कमी आने लगी है। महाराष्ट्र में डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वो कल से काम पर लौट आएंगे। पिछले 4 दिनों से सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एक बार फिर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी मांगें पूरा करने का भरोसा दिलाया और हड़ताल खत्म करने की बात कही। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो वो एक्शन लेंगे। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल वापस लेने की बात कही। ते हल्ले रोखण्याकरता कडक शासन झालं पाहिजे म्हणून विशेष तरतुदी केल्या, विशेष कायदे केले। त्याच्यामध्ये शिक्षेची तरतूद वाढवली, नॉन बेलेबल शिक्षा केली। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामूहिक छुट्टी पर गए डॉक्टरों को चेतावनी दी कि अगर वो शनिवार को काम पर नहीं लौटते हैं तो महाराष्ट्र सरकार और बीएससी डॉक्टरों पर कार्रवाई कर सकती है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स शनिवार से ड्यूटी पर आ जाएंगे। कल हमने अंडरटेकिंग दिया था मार्ड की तरफ से कि हम लोग सभी को रिक्वेस्ट करेंगे ज्वाइन हो जाइए, पर सबका इंडिविजुअल चॉइस था। जिसको आना था, ज्वाइन करना था, ज्वाइन कर दिए। जिसको ज्वाइन नहीं करना था वो नहीं किए अभी तक। अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से सामूहिक हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत कई संगठन उतर आए और कई जगहों पर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बोल रहा है कोई डॉक्टर है नहीं, मैं नहीं लूंगा, कौन देखेगा, दूसरे जगह ले जाओ, यहाँ पे नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त करने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में हाल ही में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से गड़बड़ी या छेड़छाड़ के मामलों में चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कई पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर ईवीएम पर कई दलों ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआई से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कोई भी ईवीएम जब्त कर उसकी जांच कराने की अपील की गई थी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई भी आदमी आया नहीं अभी तक प्रूव करने के लिए, तो एक कॉमन आदमी कहां से प्रूव कर देगा इन चीजों को। इसलिए ये चीजें किसी भी रेप्यूटेड, अमेरिका में कराएं टेस्ट, रशिया में कराएं, चाइना से कराएं टेस्ट, लेकिन इंडिया के जहां पे कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट हो जो कि सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट हो, जिसने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर को तोड़ करके उसके अंदर की खामियां खोज के बता सकता हो, उससे टेस्ट होना चाहिए। उधर दिल्ली हाई कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों की ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंगीन फोटो प्रिंट लगाने की अपील की गई है, लेकिन एमसीडी चुनाव में इसके अमल पर आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली में नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दल दूसरे के वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा जेडीयू, एनसीपी और एलजेपी भी चुनावी मैदान में है। स्वराज इंडिया भी निगम चुनावों से राजनीतिक पारी शुरू कर रही है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज अगले हफ्ते से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वहीं जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली में 2 रैली करेंगे। जेडीयू इस बार एमसीडी चुनाव में करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसकी नजर पूर्वांचल के वोटों पर होगी। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 80 उम्मीदवार उतारे थे। ये सीटें लगभग वही हैं जहां पर बिहारियों की तादाद या पूर्वी यूपी के लोगों की तादाद ज्यादा है। भाषा को लेकर के भी हमने कैंपेन चलाया है कि भोजपुरी को भी यहाँ पे मान्यता दिल्ली के अंदर मिलनी चाहिए। उसकी बोलने वालों की तादाद काफ़ी है और हम उन इलाकों में ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एनसीपी इस बार 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। एनसीपी ने पिछले चुनाव में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज की तारीख में तो कॉरपोरेशन में जैसे पिछले 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार की मतलब अति हो चुकी है। तो हम लोगों का ये है कि बड़ी साफ सुथरी छवि के लोग जाएं। अपने इलाके के अंदर सफाई संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है कॉरपोरेशन के अंदर। एमसीडी चुनाव में पहली बार स्वराज इंडिया 272 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एक सिंबल ना मिलने से बहुत परेशानी होगी और जाहिर है हमारे कैंडिडेट्स को नुकसान होगा, लेकिन एक तो तय कर रखा है, नुकसान हो कुछ भी हो हमें तो चुनाव लड़ना है, हमें तो आगे आना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी सरकार इतनी घबराई हुई तो नहीं होनी चाहिए कि हमारे को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह 30 अप्रैल को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 31 मार्च को रैली करेंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। गोवा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बजट पेश किया, जिसमें कृषि, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा पर खास जोर दिया गया। स्कूलों में कोंकणी और मराठी में शिक्षा देने के लिए 6 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए रखे गए। गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सब्सिडी। सभी को एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान भी शामिल है। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार 10,670 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वहीं उसकी आमदनी 10,872 करोड़ रुपए होगी। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस और आईएनएलडी के नेता शामिल थे। इन नेताओं ने नहर पर तुरंत काम शुरू करने की मांग की है। हरियाणा के नेताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहर निर्माण का जिम्मा केंद्र के जिम्मे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गृह मंत्री ने अटॉर्नी जनरल से बात करने पर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। हमने अपनी सारी बात कही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आ गया है, तो अब इस नहर के निर्माण का कार्य क्योंकि भारत सरकार के जिम्मे है, तो भारत सरकार इस नहर का निर्माण शीघ्र कराए। गृह मंत्री जी ने हमको विश्वास दिलाया है कि एजी साहब से बात करके और जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है उस निर्णय को कैसे शीघ्र कराया जा सकता है ताकि पानी जो हरियाणा को मिले। ब्रिटेन से विजय माल्या का प्रत्यर्पण अधर में अटक गया है। ब्रिटेन ने भारत के प्रत्यर्पण निवेदन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने इस आवेदन को अदालत में भेजा है और अब इस पर अदालत फैसला लेगी। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का अधिक का कर्ज बकाया है और जनवरी में सीबीआई अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। The UK government, specifically the Home Office of the UK government, had conveyed that the request of India for extradition of Mr. Malia has been certified by the Secretary of State and sent to the Westminster Magistrates Court for a district judge to consider the issue of releasing a warrant. So that
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए ईसाई प्रतिनिधिमंडल आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मिला। संसद भवन परिसर में यह दल राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन से भी मिला। इनकी मांग थी कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में संशोधन किया जाए और इसके तहत अभी सिर्फ हिंदू धर्म की अनुसूचित जातियों के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलता है। 1956 में संशोधन के बाद सिखों और 1990 के बाद बौद्ध धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी ने दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के तहत रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि ये नस्ली मामला है या फिर कोई दूसरा। राज्यसभा में भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई गई। अमेरिका ने वीजा नियम सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन की ओर से सभी दूतावासों को यह आदेश भेजा गया है, जिसके तहत अमेरिकी वीजा मांगने वालों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदकों को 15 साल के रोजगार और रिहाइश का ब्यौरा देना होगा। 5 साल के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया खातों की भी जानकारी देनी होगी। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक अपराध और आतंकवाद रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वीजा जारी करते वक्त आवेदक से पूछताछ भी होगी। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को 6 साल के बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें 2011 में लोकतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद नजरबंद किया गया था, जिसमें करीब 850 लोगों की मौत हो गई थी। मुबारक को आंदोलनकारियों की हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।